हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, बहुत सारे एमसीक्यू ऑलरेडी डले हुए हैं, इकोनॉमिक्स के भी और बिजनेस स्टडीज़ के भी। अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट में सारी सीरीज़ मिल जाएंगी आपको टर्म 1 के लिए। अब जो हमने स्टार्ट करी है सेकेंड सीरीज स्टार्ट करी है, सारे ही सब्जेक्ट की, बिजनेस स्टडीज़ की सेकेंड सीरीज फर्स्ट सीरीज दोनों ही डली हुई है। प्रैक्टिस कर लेना एमसीक्यू। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज का न्यू चैप्टर। 2 चैप्टर इसके भी ऑलरेडी डले हुए हैं, अभी तक नहीं देखे तो चेकआउट कर लेना। और इसका भी फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेंगे। आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो आप लोगों के अगर सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं चैप्टर के तो आप किसी भी तरीके के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की दिक्कत आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करके जाना। आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारे ही क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना और मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आपको कितने मार्क्स मिले। मेरे को भी पता चले कि आपने इस टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। ये आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, आपका खुद का इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करें अपने एमसीक्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड। डिमांड शेड्यूल की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है? ए डिमांड शेड्यूल, या फिर बी डिमांड कर्व, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या बोला जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को डिमांड शेड्यूल के? देखिए डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड शेड्यूल तो इसका आंसर नहीं है। और डिमांड शेड्यूल के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। यहाँ पे किसकी बात की गई थी? टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। तो यह इसका आंसर क्या हो गया हमारा फर्स्ट का? बी डिमांड कर्व। फर्स्ट का हो गया बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर विल कॉज द डिमांड फॉर इंटरनेट सर्विसेज टू। कंप्यूटर की प्राइस बढ़ने की वजह से इंटरनेट सर्विसेज की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है आपने इस क्वेश्चन में। अब ये देखिए कि जो कंप्यूटर है और जो इंटरनेट सर्विसेज है ये कैसे गुड्स हैं? कैसे गुड्स हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। गुड्स विच आर यूज टुगेदर, जो गुड्स साथ में यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विसेज क्या होती है? हमारी साथ में यूज की जाती हैं। तो ये कैसे हो गए? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो अब आपको कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन यहाँ पे लगा करके बताना है कि अगर कंप्यूटर के प्राइस हमारे बढ़ गए तो इंटरनेट सर्विसेज की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए कंप्यूटर के प्राइस अगर बढ़ गए तो लोग कंप्यूटर की ही डिमांड क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अगर कंप्यूटर ही नहीं खरीदेंगे लोग, कंप्यूटर की ही डिमांड कम कर देंगे, तो वो इंटरनेट सर्विसेज का क्या ही करेंगे। इसलिए इंटरनेट सर्विसेज की डिमांड भी क्या हो जाएगी? आपकी फॉल हो जाएगी। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया हमारा? बी। यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप देख करके बताना था कि हमारे अगर एक गुड के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे गुड्स के डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे देखते हुए हमने बताया सेकंड का आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको मैंने अटेम्प्ट करना सिखा रखा है। असर्शन रीजन क्या होता है? 2 स्टेटमेंट दी होती है, दोनों स्टेटमेंट देखेंगे ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद देखेंगे कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। और जो ये ऑप्शंस है वो किसी भी तरीके से आपके पेपर में आ सकते हैं, किसी भी तरीके की सीरीज में आ सकते हैं। तो रट्टा नहीं मारना, आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, ऑप्शंस अच्छे से रीड करना, उसके बाद आंसर देना। ठीक है, देखते हैं अपना असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन क्या है हमारा? एनी चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर विल नॉट कॉज चेंज इन डिमांड। कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आने की वजह से डिमांड में किसी तरीके का चेंज नहीं आता। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स है। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा है जिसमें एक फैक्टर होता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आता है तो डिमांड में भी चेंज आता है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का फेवरेबल है उस कॉमोडिटी को लेकर के तो उस कॉमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस उस कॉमोडिटी को लेकर के अनफेवरेबल है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? फॉल्स हो गई, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या करता है? इफेक्ट करता है डिमांड को।
अब रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है हमारा। कंसीडर दैट इट इज़ एज्यूम्ड बाय अ पर्सन दैट द प्राइस ऑफ ऑयल विल इंक्रीज इन फ्यूचर, द पर्सन टेंड्स टू बाय मोर यूनिट ऑफ ऑयल इन प्रेजेंट। एक पर्सन ने एज्यूम करा कि जो ऑयल के प्राइस हैं वो फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसने क्या करा, उसने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ऑयल की प्रेजेंट में परचेज कर ली, बाय करके रख ली। जब एक पर्सन ने एज्यूम करा कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट के प्राइस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो उसने उसकी क्वांटिटी को एट प्रेजेंट ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लिया। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में पढ़ा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। जब हमें लगता है कि आगे फ्यूचर में प्राइस इस चीज़ के बढ़ने वाले हैं तो हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंट में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेते हैं कम प्राइस पे, क्योंकि प्रेजेंट में प्राइस कम चल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूनिट खरीद लेते हैं। तो रीज़न तो हो गया हमारा ट्रू। तो आपने क्या देखा, असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू है। हम अपने ऑप्शंस में इसे सर्च कर लेंगे, ऑप्शंस अच्छे से रीड करना, गलत मार्क मत करके आना। असर्शन कहाँ फॉल्स दिख रहा है मुझे, असर्शन इज़ फॉल्स और रीज़न इज़ ट्रू। यहाँ पे बी वाले में दिख रहा है ना मुझे, असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, तो थर्ड का हो गया बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वी मूव। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में हम कहाँ मूव करते हैं, आपको पता है जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होती है तो मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व होता है। आपको इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे। ए है हमारा टू राइट ऑन द अनदर डिमांड कर्व, या फिर बी है हमारा फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, या फिर सी है हमारा टू लेफ्ट ऑन द अनदर डिमांड कर्व, या फिर डी है हमारा फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये क्या है आपका डिमांड कर्व है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं हम, ये अपवर्ड मूवमेंट करते हैं ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में अपवर्ड मूवमेंट होती है, यानी कि हम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट जा रहे हैं ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो ये क्या हो गया, फोर्थ का ऑप्शन हो गया हमारा बी, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू द अपर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। तो हमारा फोर्थ का हो गया बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको कॉलम 1 और 2 में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको देखना है कौन सा करेक्ट पेयर है कॉलम 1 और 2 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कॉलम 1 एंड 2 रीड करते हैं क्या है। कॉलम 1 देखते हैं पहले। फर्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और उसके सामने कॉलम 2 में लिखा हुआ है हमारा डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में डिमांड का वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस? क्या ये पेयर हमारा करेक्ट है? नहीं, ये पेयर हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, हॉरिजॉन्टल शेप की होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो ये पेयर तो करेक्ट नहीं है। आइए सेकंड देखते हैं कॉलम 1 में क्या है। हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड में डिमांड कर्व स्टीपर होती है? नहीं, हाईली इलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व की शेप होती है वो फ्लैटर होती है। तो ये पेयर भी हमारा करेक्ट नहीं है। थर्ड में क्या है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के केस में नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस होता है। जी हाँ, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में कोई चेंज नहीं आता प्राइस में चेंज आने की वजह से। तो ये पेयर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का यही मतलब होता है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आता प्राइस में चेंज आने की वजह से। तो थर्ड का पेयर हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होती है? जी नहीं, वो तो स्टीपर होती है। तो ये पेयर भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट पेयर कौन सा हुआ, थर्ड वाला हमारा क्या हुआ, करेक्ट पेयर हुआ। तो थर्ड वाला आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है थर्ड का। तो फिफ्थ का आंसर हो गया हमारा सी। कॉलम 1 और कॉलम 2 देखते ही मैच करना स्टार्ट मत कर देना, देख लेना क्वेश्चन में मैचअप्स पूछे हुए हैं या फिर करेक्ट पेयर पूछे हुए हैं। करेक्ट पेयर हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिफ्थ का हो गया हमारा सी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी पढ़ते हैं क्या है। असर्शन क्या है हमारा, द इलास्टिक डिमांड कर्व फॉर लग्जरीज इज फ्लैटर देन नेसेसिटी। जो इलास्टिक डिमांड कर्व है लग्जरीज के लिए क्या होती है, फ्लैटर होती है नेसेसिटी से। यानी कि इलास्टिक डिमांड कर्व जो बनता है लग्जरीज का वो फ्लैटर बनता है नेसेसिटी से। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू है, क्योंकि लग्जरी के केस में हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होती है,
हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, और हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है। तो लग्जरीज की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है वो क्या होती है, फ्लैटर होती है, और नेसेसिटी की नहीं होती, क्योंकि नेसेसिटी क्या होती है, हमारी लेस इलास्टिक डिमांड होती है, और लेस इलास्टिक डिमांड के केस में डिमांड कर्व की शेप क्या बनती है, हमारी स्टीपर बनती है। तो लग्जरी की क्या होती है, ज़्यादा फ्लैटर होती है नेसेसिटी से। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। अब रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है हमारा, द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेंजेस बिटवीन 0 and 1। जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी रेंज 0 से 1 के बीच में है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है, क्योंकि हम जो इलास्टिसिटी पढ़ते हैं वो कितनी पढ़ते हैं, 0 से इन्फिनिटी, 0 and इन्फिनिटी के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, 0 and इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेंज बिटवीन 0 and इन्फिनिटी होता है। तो ये रीज़न तो आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमने क्या देखा, असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। तो हमारा 6th का हो गया ए। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ये भी असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन क्या है हमारा, द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यस, इट्स ट्रू। ये क्या है आपकी, ट्रू है। डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। असर्शन तो ट्रू हो गया। रीज़न क्या बता रहा है हमारा, इनकम इफेक्ट मीन्स विद फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेजिंग पावर राइजेज एंड ही डिमांड्स मोर यूनिट ऑफ द गुड्स। आपको रीज़न में दे रखा है कि इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर प्राइस कम हो गए गुड्स के तो जो कंज्यूमर की रियल इनकम है या परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा यूनिट डिमांड कर पाते हैं गुड की। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इनकम इफेक्ट का मतलब यही होता है कि जब प्राइस फॉल हो जाता है गुड का तो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे कि वो क्या कर पाते हैं, ज़्यादा यूनिट डिमांड कर पाते हैं गुड की। तो रीज़न तो ट्रू हो गया। असर्शन भी ट्रू है हमारा, रीज़न भी ट्रू है। अब देखेंगे रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। देखिए, असर्शन कह रहा है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि जो इनकम इफेक्ट है उसका मतलब होता है कि जब हमारा प्राइस फॉल हो जाता है गुड का तो कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, जिससे कि वो ज़्यादा गुड्स को बाय कर पाते हैं। यानी कि प्राइस के कम होने की वजह से जो डिमांड है वो क्या हो रही है, ज़्यादा होती चली जा रही है। तो इसी वजह से जो हमारी शेप बनती है वो क्या बनती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है डिमांड कर्व की, है ना। यही रीज़न है। आपने रीज़न फॉर लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा भी होगा इनकम इफेक्ट के बारे में। तो आप क्या देख रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो रीज़न इनकम इफेक्ट दे रखा है वो क्या करेक्ट दे रखा है या नहीं दे रखा? बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक रीज़न इनकम इफेक्ट भी है। तो आप कह सकते हैं रीज़न क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की। तो 7th का ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। 7th का आंसर हो गया सी। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें आपको देखना है कि किसकी वजह से हमारे डिमांड में इंक्रीज आएगा। ठीक है, किसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ेगी। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं हमारे। ए है हमारा डिक्रीज इन द इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अगर इनकम मेरी कम हो गई तो मैं इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। तो इस केस में तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है एक ऑप्शन, इंक्रीज इन डिमांड का एक कॉज ये हो सकता है ए वाला। ठीक है, लेकिन हम आगे भी रीड करेंगे। बी देखते हैं, बी क्या है हमारा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो अदर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इस केस में भी क्या दिख रहा है आपको, डिमांड बढ़ ही रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, इन्फीरियर गुड्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी वीडियोस डली हुई हैं डिमांड चैप्टर की, आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सारा आपको डिटेल में वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट केस है इन्फीरियर गुड्स के केस में भी हमारी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है इनकम के कम होने की वजह से। और जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो भी हमारी अदर गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों ही केस देख रहे हो ना आप, क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में हमारी डिमांड बढ़ रही है। सी ऑप्शन देखते हैं क्या है, सी ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव, या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो अब दोनों ही केस में अगर मेरी डिमांड बढ़ रही है तो 8th का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि 8th का हो गया सी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच द फॉलोइंग केसेस देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। इसमें से कौन से केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा डिमांड में। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे। आपको पता होना चाहिए कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस किस केस में आता है डिमांड में। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस बढ़ गए
तो जो अदर गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और अगर डिमांड फॉल हो गई तो क्या हो जाता है, डिमांड कर्व क्या हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, हमारा डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ए वाला हो सकता है। लेकिन हम फिर भी बी वाला देखते हैं। बी में क्या है हमारा, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब राइस के केस में आ गया तो फॉल वाले में तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट ही आएगा, तो ये तो नहीं होगा हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट का केस। तो सी वाला देखते हैं। सी वाले में क्या है, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। जब कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, कम हो गई। इनकम कम होने पे कंज्यूमर क्या करता है, इंफीरियर गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देगा, कंज्यूमर बढ़ा देगा। अगर इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है लेफ्टवर्ड शिफ्ट के लिए। डी वाला देखते हैं। डी क्या है हमारा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो मेरी अदर गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब अदर गुड की डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व क्या हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ये भी क्या हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट का करेक्ट केस नहीं है। तो कौन सा वाला करेक्ट केस है, ए वाला हमारा करेक्ट केस है, जिस केस में हमारी क्या हो रही है, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो 9th का हो गया ए। इसके लिए आपको सारे केसेस में पता होना चाहिए किस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट जाता है डिमांड कर्व, या किस केस में राइटवर्ड शिफ्ट जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द इंडिविजुअल डिमांड। इसमें से कौन से फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, या फिर साइज ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर डी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं, हमारे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड के नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड का कौन सा फैक्टर है हमारा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये है हमारा जो इनकम है कंज्यूमर की, वो क्या करती है, इफेक्ट करती है इंडिविजुअल डिमांड को। तो 10th का हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, When increase in the price of one good cause an increase in demand for the other, the goods are। आपको एक कंडीशन दे रखी है, बताना है ये कौन से गुड्स हैं। अगर एक गुड के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड भी इंक्रीज होती है तो उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर बी इंफीरियर, या फिर सी सब्स्टिट्यूट्स, या फिर गिवन। बताइए क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिलेशन किस किस के बीच में दिखाया जा रहा है। प्राइस तो लिया जा रहा है वन गुड का और डिमांड बताई जा रही है अदर गुड की। तो यानी कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के कंसेप्ट की बात की जा रही है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे दो ही गुड्स आते हैं, कौन कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमारा जो आंसर है वो इन्हीं दोनों में से होगा, या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। अब देखिए रिलेशन कैसा दिखा रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे जो प्राइस है डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को। ऐसा किस में होता है, हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स में होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की जगह यूज कर सकते, जैसे कि टी की जगह आप कॉफी का यूज कर सकते हैं। अब मान लो टी के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो क्या कर लेंगे हम लोग, टी लेना कम कर देंगे, क्योंकि अब कॉफी क्या हो गई, टी के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीपर हो गई, तो लोग कॉफी की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। तो क्या देखा हमने, एक गुड के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे गुड की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये कौन से गुड्स होते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो कि एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं। 11th का हो गया सी। बाकी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो डली हुई है, चेकआउट कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, शिफ्ट इन डिमांड कर्व अकर्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन। डिमांड फॉर अ कमोडिटी में चेंज आने पे हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। किसकी वजह से शिफ्ट होता है वो आपने बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारा, ए है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या फिर बी है हमारा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या फिर सी है हमारा बोथ ए एंड बी, या फिर डी है हमारा नन ऑफ दीज। बताइए डिमांड कर्व में शिफ्ट
किसकी वजह से आता है? डिमांड कर्व में जो शिफ्ट होता है हमारा लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है वो किसकी वजह से आता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से। और जो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से तो क्या होती है? डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी जो डिटर्मिनेंट्स है उसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इन सब की वजह से क्या आता है? डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो हमारा 12th का आंसर हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इज। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम एंड डिमांड का कैसा रिलेशन होता है ये आपको इसमें बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। ए है हमारा इन्फिनाइट, बी है हमारा ज़ीरो, या फिर सी है हमारा नेगेटिव, या फिर डी है हमारा पॉजिटिव। तो बताइए नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम एंड डिमांड का कैसा रिलेशन होता है। जब हमारी इनकम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो उस केस में हम नॉर्मल गुड यानी कि जो अच्छे गुड्स होते हैं उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। और जब हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है, फॉल हो जाती है, तो उस केस में हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या कर देते हैं? फॉल कर देते हैं। तो आप कैसा रिलेशन देख रहे हैं इनकम एंड डिमांड के बीच में? नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन। जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। नॉर्मल गुड्स के लिए अगर इनकम फॉल हो रही है तो डिमांड भी फॉल हो रही है नॉर्मल गुड्स के लिए। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि इन ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा? कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन को बोलते हैं ना हम पॉजिटिव रिलेशन। तो 13 का आंसर हो गया हमारा डी, पॉजिटिव। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है हमारा। फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कॉलम 1 एंड 2 में, आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। आइए देखते हैं क्या है हमारे कॉलम्स। कॉलम 1 में है हमारा फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन कंजम्पशन। जब कंजम्पशन को पोस्टपोन करना पॉसिबल नहीं होता। कॉलम 2 में देखते हैं क्या है हमारा। डिमांड इज़ हाईली इलास्टिक। क्या उस केस में हमारी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है? जी नहीं। जब हमारी जो डिमांड है अर्जेंट डिमांड होती है, जब हम कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उस केस में हमारी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक नहीं होती। तो ये करेक्ट पेयर हमारा नहीं है। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। अगर लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो हमारी डिमांड क्या परफेक्टली इलास्टिक होती है? नहीं, हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। जब हमारे लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो हमारी डिमांड कैसी होती है? मोर इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक होती है। तो हमारा सेकंड पेयर भी करेक्ट नहीं है। अब थर्ड पेयर देखते हैं। थर्ड पेयर क्या है हमारा। कमोडिटी विद नो और फ्यू अल्टरनेटिव यूजेस। कमोडिटी जिसके ज़्यादा यूजेस नहीं है, ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है, उसकी डिमांड क्या लेस इलास्टिक होती है? जी हाँ, उसकी डिमांड कैसी होती है हमारी? लेस इलास्टिक होती है। तो कौन सा पेयर करेक्ट हो गया हमारा? थर्ड वाला पेयर करेक्ट हो गया। तो 14th का आंसर हो गया ये सी वाला। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है हमारा। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीड करते हैं। असर्शन क्या कह रहा है हमारा। इफ द गुड इज अ नॉर्मल गुड देन एन इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज इट्स डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर गुड नॉर्मल गुड है तो हमारी अगर इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नॉर्मल गुड के केस में यही होता है। जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं, अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कम कर देते हैं। तो असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। रीज़न क्या है हमारा। रीज़न है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है अपनी लिमिटेड इनकम में। क्या ये रीज़न ट्रू है? जी हाँ, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। वही सिचुएशन होती है जहाँ पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है अपनी लिमिटेड इनकम में। तो रीज़न भी क्या है हमारा? ट्रू है। आप देख रहे हैं असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है। क्या जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? नहीं, क्योंकि असर्शन किसके बारे में बात कर रहा है? डिमांड के बारे में, नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहा है। और रीज़न किसके बारे में बात कर रहा है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों ही कंसेप्ट्स हमारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी वाला। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 15th का हो गया डी। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर से भी असर्शन रीजन आ सकते हैं आपके, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस चैप्टर के
पुरानी वीडियो जो डली हुई है उसके एमसीक्यू भी जरूर प्रैक्टिस करके जाना। बाकी पढ़ते रहिए इसी तरीके से। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी फिर जल्दी से, अगर बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, वो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।